और जो आप कह रहे हैं मर्जर के साथ साथ एक चीज़ और है कि एफडीआई वाला भी मामला रुका हुआ, वो भी एक अच्छी खबर है बैंकिंग सेक्टर के लिए। जो एफडीआई की सीमा बढ़ाने की बात थी वो भी ऑन टेबल है, कभी भी इसका भी ऐलान हो सकता है। एक चीज़, चूंकि ये सारा मामला उठा कहाँ से, मामला उठा एसबीआई के नतीजे से। तो एक और नतीजे आए हफ्ते के आखिर में, वो थे टाइटन के नतीजे। तो टाइटन के नतीजे से मुझे याद आया कि जो एफएमसीजी सेक्टर है, हमने देखा कि डाबर हो, नेस्ले हो, चाहे एशियन पेंट्स हो, ट्रेंट हो, सारे अच्छे चल रहे थे। तो ये क्या एफएमसीजी सेक्टर को लेकर के क्या व्यू रखना चाहिए? सुदीप सर, आप लोग अपने लोगों को कहते हैं कि इसमें से लगाइए पैसा? देखिए, एफएमसीजी हमेशा डिफेंसिव सेक्टर के तौर पे माना जाता है और इस क्वार्टर के फोर्थ क्वार्टर के जो नतीजे आए वो सारे जैसे आपने जिक्र किया एचयूएल नेस्ले वगैरह का एक्सपेक्टेशन से बेहतर नतीजे आए। कुछ बाद में कुछ कंपनीज के नतीजे आए जैसे डाबर ब्रिटानिया वगैरह उतने अच्छे नहीं थे, पर बाय एंड लार्ज एफएमसीजी के एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेशन के बेटर नतीजे आए हैं। और मजे की बात यह है कि इंस्पाइट ऑफ दिस वेस्ट एशिया क्राइसिस और जो भी हो रहा है हम लोग के चारों तरफ, हम्म। ज्यादातर कंपनीज ने अपना गाइडेंस भी अच्छा रखा है आने वाले दिनों के। तो इससे साफ ये लग रहा है कि मैनेजमेंट इन एफएमसीजी के पॉजिटिव है और उनको लग रहा है कि डिमांड पिकअप जो इकोनॉमी में जो रूरल अर्बन डिमांड पिकअप हुआ है वो मेंटेन होगा। ये एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो अपना प्रोजेक्शन या फोरकास्ट दे रहे हैं। इसमें मैं सिर्फ दो बात बताना चाहूंगा, जैसे मैंने पहले भी बात कर चुका हूं, एल नीनो और मॉनसून डेफिसिट, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है क्योंकि इससे रूरल डिमांड पे डायरेक्टली असर आएगा और रूरल डिमांड कम होता है तो बहुत सारे एफएमसीजी कंपनीज जिनका रूरल इंडिया में बहुत बड़ा बिजनेस है, एचयूएल, डाबर वगैरह वगैरह, इनका परफॉर्मेंस में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत जल्द दिखने लग जाएगा। दूसरी बात यह है कि ओवरऑल जो इन्फ्लेशन इकोनॉमी में आ रहा है, अभी तक उसका पूरा इफेक्ट हम लोगों ने देखा नहीं क्योंकि पंप में ऑयल प्राइसेस बढ़ाए नहीं गए हैं, पर कहीं ना कहीं वो तो पास ऑन होगा ही और इन्फ्लेशन भी इकोनॉमी में बढ़ेगा। और जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ता है तब आई थिंक एफएमसीजी में थोड़ा बहुत नेगेटिव असर देखने को मिलता है। तो ये दोनों नेगेटिव चीज कहीं ना कहीं विल स्टार्ट प्लेइंग। मेरा और हम लोग का उम्मीद ये है और एक्सपेक्टेशन ये है, मैं ये कहूंगा कि बाय बाय समवेयर इन नेक्स्ट 1 मंथ ये इम्पैक्ट देखना शुरू हो जाएगा, पर्टिकुलरली द इन्फ्लेशन और मॉनसून का इम्पैक्ट जून तक देखना शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों चीज हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा एफएमसीजी के बारे में डिस्कस जब कर रहे हैं तब। अब यहाँ पे भी मैं ये कहूंगा ये 1-2 क्वार्टर के आगे भी लाइफ है और अगर आपको इंडियन इकोनॉमी और इंडियन मार्केट में निवेश करना है, अच्छे एफएमसीजी कंपनीज जैसे एचयूएल, डाबर, मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर, आप कभी भी निवेश कर सकते हैं, पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इस फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, समय का कुछ इश्यूज है। अगला 1-2 क्वार्टर मुझे तकलीफ दिख रहा है। बिल्कुल, आपकी बातों को मैं बड़ा गंभीरता से सुन रहा था, तो मैं कंपनियों के बारे में तो नहीं, लेकिन आपके बात करने के तरीके मुझे बड़ा याद दिला दिए कि जो कंपनी के मैनेजमेंट होते हैं, अपनी टीम लीडर होते हैं, तो अपने लोगों को कुछ इसी तरह का ज्ञान देते हैं। शुरू में अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, सब अच्छा चल रहा है, फिर साथ में इतना राइडर जोड़ देते हैं और फिर क्लोजिंग करते हैं कि फ्यूचर में संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हैं। पंकज जैन साहब, तीनों बातें इन्होंने कह दी सुदीप सर ने कि अभी तो अच्छा दिख रहा है, आगे चलकर अल नीनो जो है वो माहौल बिगाड़ सकता है, लेकिन फंडामेंटली बड़ा मजबूत है। क्या करें हम? देखो नहीं लक्ष्मण जी, पॉजिटिवली इंक्लाइंड हैं अच्छे एफएमसीजी स्टॉक्स पे, उस पे थोड़े से सिलेक्टिव रहेंगे। अगर बाय एंड लार्ज हम देखें एफएमसीजी के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, जो हमारा एमएनसी इंडेक्स है वो भी अब ऑलमोस्ट नए लाइफ टाइम हाइस पे हैगा। एंड बट हमारे को दो तीन चीज़ें जो भी हमारे कलीग ने कही उसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, काफ़ी चीज़ों से मैं सहमत भी हूँ। हमें नहीं भूलना चाहिए, एक तो जो हमारी इन्फ्लेशन है डेफिनेटली अब ऊपर की ट्रेजेक्ट्री पे है और हमें नहीं भूलना चाहिए अब किसी भी दिन जो एक फ्यूल प्राइस हाइक गवर्नमेंट विद होल्ड कर रही थी बिकॉज ऑफ स्टेट इलेक्शंस, आई थिंक दैट इवेंट इज़ ओवर और हम कहीं भी अब किसी भी दिन एक मेजर फ्यूल प्राइस हाइक देख सकते हैं और जैसे ही वो हाइक आएगी आई थिंक इट हैज़ अ कैस्केडिंग इफेक्ट और उस कैस्केडिंग इफेक्ट का जो एक सबसे बड़ा एक सेंटिमेंटल डेंट है वो एफएमसीजी स्टॉक्स पे आ सकता है। ठीक है, जो एल नीनो को लेके या जो एक एग्रेसिव मॉनसून को लेके जो चिंताएं हैं वो मेरे को लगता है कि इतनी ज़्यादा नहीं है।
क्योंकि अब जो हम देख रहे हैं पिछले 10-20 साल में हमारे देश में जिस तरह की इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो गई हैं, तो अगर थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है इरिगेशन मानसून में, तो इतना ज़्यादा डेंट नहीं लगता है। सो आई थिंक दैट इज़ नॉट दैट बिग अ फैक्टर। और जिस तरह से हमने देखा कि जो एनर्जी या फ्यूल प्राइसेस ऊपर रहे हैं करंट क्वार्टर में, तो डेफिनेटली क्वार्टर वन जो आएगा आने वाला विल नॉट बी एज गुड एज व्हाट क्वार्टर फोर हैज thrown for some of these FMCG companies. So generally, I think we are positive, constructive on FMCG stocks, but across the board नहीं। और जैसे कि अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, मार्केट्स या मार्केट पार्टिसिपेंट्स काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं। जो सेक्टर रोटेशन जो चल रही है, उसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। एंड FMCG स्टॉक्स में हम हो सकता है कि कुछ एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। एंड देर आर सेक्टर्स जिसमें हम देख रहे हैं कि अब एलोकेशन थोड़ी ज़्यादा जा रही है डिफेंस में। ठीक है, इंस्पाइट ऑफ कि डिफेंस पिछले 2-3 क्वार्टर से लगातार परफॉर्म कर रहा है, दैट इज अनदर एग्रेसिव सॉफ्टवेयर। EMC स्पेस है, वहाँ पर काफ़ी एग्रेशन, कैपिटल मार्केट स्पेस है, वहाँ पर काफ़ी एग्रेशन देखने को मिल रही है। सो FMCG स्पेस में एज सच हम नेगेटिव नहीं है, बट मेरे को लगता है कि वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन एक चीज़ और है जो मैं आगे चलकर पूछूंगा सुनील सर आपसे भी, बाकी लोगों से, कि सेक्टर रोटेशन जो है ना, वो अब थोड़ा जल्दी जल्दी होने लगा है। पहले थोड़ा लंबे समय पे होता था, अब जल्दी जल्दी होने लगा है। अभिषेक अग्रवाल साहब, मैं FMCG पे आपसे पूछूं, फिर ब्रेक पे जाऊंगा मैं। वो ये कि कंपनियां किस आधार पे अच्छे आउटलुक दे रही हैं, जबकि पता है कि अल नीनो का इफेक्ट रहने वाला है, पता है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं, पता है कि डिमांड पे शायद कुछ कटौती हो सकती है, फिर भी आउटलुक अच्छा दे रहे हैं। हालांकि ये जो पेट्रोल डीजल वाली बात है जो आपने कहा पंकज जैन सर, मुझे लगता है कि शनिवार तक रुक जाना चाहिए, क्योंकि शनिवार को पश्चिम बंगाल में सरकार का शपथ ग्रहण है। जब ये सारा कुछ हो जाएगा उसके बाद ही बढ़ाएगी सरकार, राजनीतिक रूप से वही सूट करता है। अभिषेक जी। मुझे लग रहा है कि जो आउटलुक की आप बात कर रहे हैं मैनेजमेंट के एंड से, वहां पे उनकी आउटलुक सिर्फ डिमांड साइड में ज्यादा मुझे लग रहा है कि फोकस्ड है, एंड देयरफॉर रेवेन्यू ग्रोथ को लेके आई थिंक सो सब एक ही बात कर रहे हैं। और अभी तक हमने जो पैनल में डिस्कशन किया है और अभी भी कुछ कुछ पॉइंट्स हमने हाईलाइट किए, वो सारे के सारे मार्जिन रिलेटेड डिस्कशन है। इसका मतलब ये है कि यस, हो सकता है कि जो कि अभी ऑलरेडी डिमांड इंडिया में स्ट्रांग ही रही है ओवरऑल, जैसे सुब्रमण्यन साहब ने कहा कि भाई ऑटो इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, अदरवाइज तो वहां उससे पहले तो FMCG तो और थोड़ा लो वैल्यू आ जाता है। सो यहाँ पे डिमांड, जहां तक हम बात करें तो वहां डिमांड की तो इश्यू नहीं लग रही, मगर मार्जिन की प्रेशर जरूर रहेगी, बिकॉज इन्फ्लेशनरी जो एक्शन है वो हमें अब आता हुआ दिख रहा है। सो इन दैट लाइन इफ यू आस्क मी, FMCG एक सेफ्टी नेट एज अ सेक्टर हो सकता है, बट वो आपको आउटसाइज रिटर्न नहीं बना के देगा। सो एट द मोमेंट अगर हम एलोकेशन पोर्टफोलियो लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कुछ एलोकेशन रख सकते हैं, बट आप उसके ऊपर एग्रेसिव स्टैंस रख नहीं सकते ये सोचकर कि कोई बहुत ही अच्छा कुछ हमें पता है जो होना है। और मॉनसून का जो फियर हम बार बार डिस्कस करें, देखिए वो रियल है। ये अगेन इन्फ्लेशन को ही अल्टीमेटली फैक्टर इन करेगा, और मार्जिन कॉम्प्रेशन कहाँ तक आ सकता है और उनकी प्राइसिंग पावर कितनी है पास ऑन करने की कंज्यूमर को, ये तो अभी फिलहाल जिस तरह के मार्केट के माहौल को हम देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि रिस्ट्रिक्टिव है। तो इन दैट लाइन आई थिंक मेरा भी जो व्यू है वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव है इस सेक्टर को लेकर। थोड़ा सा व्यू कंजर्वेटिव है। सुनील सर कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, मैं सहमत हूँ अभिषेक जी से कि ये प्रोजेक्शंस जो कंपनी से आ रहे हैं वो टॉप लाइन की ही आ रही है, क्योंकि जैसे पेट्रोल डीजल का हाइक नहीं हुआ है अब तक, आम जनता को इस वॉर का इम्पैक्ट पड़ा नहीं है अपने जिंदगी में। ये एक एलपीजी का थोड़ा शॉर्टेज का थोड़ा माहौल था, ये वाला था, मगर ओवरऑल एक इकोनॉमी के ऊपर और कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर जितना इम्पैक्ट है, उतना आम आदमी पर एक माहौल नेगेटिव बना नहीं है। इसलिए रिटेल बाइंग भी जारी है स्टॉक मार्केट में, और कंपनियों को भी जो डिमांड की स्टोरी आ रही है उनके काउंटर से, उनके डिस्ट्रीब्यूटर से, वो पॉजिटिव आ रही है, तो वो प्रोजेक्शंस में उसको मेंटेन कर रहे हैं। मगर असलियत आएगी जब एल नीनो का इफेक्ट आएगा, जब पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे और मूड बदलेगा। और तीसरी बात क्या है कि ये इनपुट कॉस्ट में ना, अभी मार्च के क्वार्टर में एक ही महीने का इनपुट का प्रॉब्लम था, अब देखिए अप्रैल मई भी हो गया, तो अगले क्वार्टर में दो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का इम्पैक्ट जब आएगा, तो डेफिनेटली मार्जिन का इम्पैक्ट क्वार्टर वन की अर्निंग्स में दिखेगी, तब इनकी गाइडेंस भी आसानी से बदल सकती है। तो ये मैं अभी थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट्स लेकर लूंगा, और इसीलिए आपने एक्चुअली मुद्दा पूछा था सेक्टर रोटेशन के बारे में। और सेक्टर रोटेशन इसलिए आ रहा है क्योंकि लोग डेस्परेट है
कैश हाथ में है रिटेलर्स के, और डीआईएस की प्रॉब्लम देखिए, जनवरी फरवरी में उन्हें 30-40 हजार करोड़ की खरीदारी की पर मंथ, बट मार्च और अप्रैल दोनों मिलाकर 2 लाख करोड़ उन्होंने पैसा डलवा दिया मार्केट में, जब एफआईज बेच रहे थे उसको डिफेंड करने में। तो अब उनके पास खजाना बिल्कुल खाली है, तो अब सेक्टर रोटेशन करके ही वो नए कंपनी को बाई कर सकते हैं। तो एक रोटेशन का अनअवॉइडेबल है, क्योंकि पूरा पैसा डाल दिया एक ही महीने मार्च में 1.5 लाख करोड़ उन्होंने डाल दिया स्टॉक मार्केट में। तो अभी जहां पे मुनाफा बनाए उस पर प्रॉफिट बुक करेंगे, और जो स्टॉक्स अच्छे रिटर्न्स दिखा रहे हैं वहां पे निवेश करें। ये सेक्टर रोटेशन अगले 2-3 महीने के लिए चलता रहेगा। तो इसीलिए आपको स्पेसिफिक स्टॉक्स एंड सेक्टर्स आगे बढ़ सकते हैं, और ओवरऑल मार्केट बहुत ज्यादा तेजी पकड़ नहीं सकता है। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। इसके पीछे बड़ा अच्छा लॉजिक दिया आपने, सेक्टर रोटेशन क्यों इतना जल्दी-जल्दी हो रहा है। तो ऐसे में इंतज़ार करिए एफआईज़ कब आ जाएँगे, तो शायद सेक्टर रोटेशन का टेन्योर जो ज़्यादा बढ़ेगा। तो अब सवाल ये भी है कि एफआईज़ आएँगे क्या? इस पे हम लोग चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद, क्योंकि कई सारे फैक्टर हैं जो एफआईज़ को शायद आने वाले दिनों में इम्पैक्ट करते हुए दिखें आपको। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं।